नमस्कार। और साल में अब सिर्फ 5 ही दिन का कामकाज हुआ है, लेकिन सोना रिकॉर्ड हाईज के करीब जा पहुंचा है। चांदी भी 71,000 के पार निकलती हुई नजर आई। क्रूड में भी हमने 87 तक के हाईज देखे और फिर 80 के नीचे के लेवल्स भी बनते हुए देखे। और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां पर दिसंबर में करीबन 30% गिरने के बाद जनवरी में 18% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। ऐसे में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी और अगले हफ्ते क्या हो सकती है चाल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी, निर्मल बांग से कुणाल शाह और केरिया कमोडिटी से अजय केरिया। साथ ही सोने पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी भी हैं। शो की शुरुआत यहां पर सोने के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर इस साल की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार हुई, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक कुछ मुनाफा वसूली अब यहां पर हमने आते हुए देखी है। रनिशा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखती हैं सोने की मूव्स और जो डॉलर में हल्का सा ये एक फिलअप आता हुआ देखा है, कितना असर आगे अगले हफ्ते इसका रह सकता है? मनीषा, ओवरऑल जो गोल्ड को डिमांड और जो चीजें गोल्ड को चलाती हैं वो 3 फैक्टर्स होते हैं: मैक्रो इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है वो डॉविश हो रहा है ग्रेजुअली। इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है 1/3 इकोनॉमी वुड बी इन रिसेशन इन 2023। ये हुए मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स। फंडामेंटल्स गोल्ड के देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड हम सेंट्रल बैंक से देख रहे हैं। कंज्यूमर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर डिमांड स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल्स देखें तो काफी अच्छा एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है इंटरनेशनल चार्ट पर। डोमेस्टिक चार्ट्स पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स अब देखेंगे गोल्ड के लिए, सब के सब पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कोई एक नेगेटिव फैक्टर अभी है जो गोल्ड की प्राइसेस को नीचे लेके जाएगा। सिर्फ एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत रन अप आया है। पिछले 2 महीने में प्राइसेस 10% बढ़ी है, तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा 1000-1500 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट टू बाय इन गोल्ड। तो वहां पे बाय करना चाहिए। और कोई रेंजेस जो आप यहाँ पर देख रही हैं, जब आप कह रही हैं कि मुनाफा वसूली आ सकती है, किन लेवल्स तक आ सकती है? मुझे लगता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 53,500 से 54,000 तक अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट वुड बी वेरी गुड लेवल टू बाय एंड एंटर इन गोल्ड पोजीशंस। 2023 का टारगेट मुझे 60,000 तक लग रहा है। यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन अच्छे रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस सोने की अब यहाँ पर आने वाले हफ्ते में, और क्या करने की राय होगी? मेरी राय में आने वाले हफ्ते में ये आज का जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा गोल्ड के लिए। कल हमने देखा था कि जैसे जैसे हम गोल्ड के यूएस से डेटा स्ट्रांग आ रहा है, ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत गोल्ड में हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। सो आज अगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो डॉलर फिर से कमजोर हो जाएगा और उसके पीछे गोल्ड में एक रैली आएगी। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे गोल्ड ने जो अभी 1870 के आसपास, वहां पे गोल्ड अभी एक बार ये मंथ में इमीडिएटली ना बढ़ पाए, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। सो 1870-75 पे शायद रुक सकता है, क्योंकि यूएस से जॉब के डेटा लगातार स्ट्रांग आ रहा है। सो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है गोल्ड में 1820-1825 के आसपास गोल्ड आ सकता है। वहां पे अक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बट ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड में तेजी का ही रहेगा। तो यानी कि एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर 1820 के लेवल्स पे आ सकती है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। नवनीत, इंडियन मार्केट्स में क्या सेंस देखेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में उछाल आया, रुपए में हल्की सी गिरावट है, उसका कितना असर इंडियन मार्केट्स में पड़ेगा? मिस्टर जी, रनिशा जी ने काफी सारे फंडामेंटल फैक्टर्स और टेक्निकल पैरामीटर्स बता दिए, पर मुझे लगता है कि रिट्रेसमेंट जो है वो थोड़ा सा गहरा सकता है और हमने काफी शार्प रनअप देखा है। कल के शो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है और कल हमने करीब 600 से 650 पॉइंट का फॉल देखा है। आज के सत्र में मुझे लगता है कि नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद एक रिएक्शन कोई भी डायरेक्शन में देखने मिल सकता है, बट इवेंचुअली 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन आए बिना गोल्ड में नेक्स्ट अप मूव सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और 53,500 के रेंज में मिले तो ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा। फिलहाल के लिए सेल और रैली का स्टांस अपना। राइट, यानी कि मुनाफा वसूली है, या तो डिप्स का इंतजार करें या फिर इन लेवल्स पे बेच के काम करें, तो भी नीचे में आपको मुनाफा मिल सकता है। रनिशा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और स्पॉट मार्केट्स में हमने देखा है कि चाहे वो सोना है या चांदी, एक डिस्काउंट पे मिलता हुआ नजर आया है। मतलब सोने में तो बहुत लंबा डिस्काउंट इस बार यहाँ पर देखने को मिला। कैश मार्केट्स में फिजिकल बाइंग कैसी देखती हैं आप, और वहां पर क्या इंटरेस्ट है खरीदारी का?
इस बार हम देख रहे हैं कि फेस्टिव डिमांड काफी स्ट्रांग है और जिस तरह से मैरिज सीजन ऑनगोइंग है, हम देख रहे हैं कि फिजिकल डिमांड भी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। तो ग्रेजुअली हम अपने डिजिगोल्ड के सेल्स में भी काफी अच्छा इस बार देख रहे हैं। दिवाली के बाद जो पिछले ये 2 महीने है काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही है, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं एक तरह से प्राइस इलास्टिसिटी में बिलीव नहीं करते इतना। एक जो लेवल आ गई है अभी। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर निचले स्तरों में लगातार बनती हुई नजर आई है, चाहे वो फ्यूचर्स मार्केट है, इंटरनेशनल स्पेस है या फिर फिजिकल बाइंग है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। बात अब यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं और अजय यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है। ऑलमोस्ट 71,000 का लेवल छूने के बाद अब 68,000 के आसपास के स्तर। भारतीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली यहाँ पर गहराई है। कैसे देखते हैं आप करंट लेवल्स, और आप भी कहेंगे खरीदारी के लिए और डिप्स का इंतजार करना चाहिए? अगले हफ्ते की क्या रेंज रह सकती है? गुड इवनिंग मजीद। डेफिनेटली एक अच्छी खासी रैली हमने अक्टूबर से अभी तक देखी। जैसे अक्टूबर में हमने कहा भी था कि जो लीज रेट में स्पाइक आया है वो एक काफी अच्छा सिग्नल है सिल्वर के लिए, और हमने वैसा ही $24.5 तक इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 71,000 का लेवल छूते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, क्योंकि हमने अभी तक देखा कि कभी भी फेड के रेट हाइक या मिनट्स होते हैं उससे पहले सोने चांदी में गिरावट रहती है और उसके बाद एक रैली अप होती है। तो इस बार मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो एक्सपेक्टेड था मिनट्स के बाद आना चाहिए वो इन लाइन है। तो डॉलर टर्म में मुझे लगता है $21-21.5 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 64,500 से 65,000 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। तो ये अगर अगले 7 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस आराम से कंफर्टेबली 65,000 के करीब चांदी मिलनी चाहिए। वहां से आप एक फ्रेश रैली करके चलिए। ओवरऑल जैसे मैंने 2023 के आउटलुक बताए फंडामेंटल्स को देखते हुए और जिस ढंग से ETF में बाइंग लौटी है, ये मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में दिखा देगा। बट इमीडिएट में मुझे लगता है ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 71,000 एक ऐसा लेवल रहा है पिछले अगर आप 2-3 सालों से भी देखें तो प्राइसेस बार बार में 70-71 का लेवल छूने के बाद एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग हिट करती है। तो आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए। 65,000 तक का लेवल चांदी में देखने को। कुणाल, आई डोंट नो मैं कब तक इस साल में आपको टीज करूंगी, लेकिन चांदी 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 आई थिंक हम बार बार ये बोलेंगे। 65 to 95 जैसे अजय कह रहे हैं कि एक रेंज इस साल में यहाँ पर बनता रह सकता है। आपको भी लगता है 65,000 के स्तर एक बार देखने को मिलेंगे? जी हाँ, अगर आप लेवल्स की बात करेंगे 65,000 इज नथिंग। मतलब सिल्वर में 3-4-5% का करेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन फिनोमेनन। सो आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा हेडविंड्स है गोल्ड और सिल्वर के लिए वो है यूएस की ओर से जो जॉब डेटा आ रहा है वो कंटिन्यूअस हॉकी स्टांस दिखा रहा है। कल भी हमने फेड के सीनियर मेंबर से स्टेटमेंट आते हुए देखे थे, उसमें एक ही चीज कहा जा रहा है कि ये जो बैलेंस शीट का रिडक्शन है वो आने वाले 10 से 12 महीने और या फिर इवन हायर देन दैट इट कैन गो। सो अभी तक फिलहाल फेड की बैलेंस शीट से $500 बिलियन कम हुए हैं। So we are talking about another $1,000 billion. So $1 trillion बैलेंस शीट और रिडक्शन की बात है। So that generally जब ऐसा होता है तो इकोनॉमी में इसके कारण स्लो डाउन आता है, और इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो रेट हाइक करना है वो भी बंद हो जाता है, बैलेंस शीट रिडक्शन भी बंद हो जाता है। सो इवेंचुअली गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में बड़ी तेजी होने ही वाली है। मे बी शायद फर्स्ट हाफ में नहीं तो सेकेंड हाफ में होगी, बट होगी जरूर। ऑलराइट, और उसका सपोर्ट हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देखेंगे, और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और मुनाफा वसूली डिप्स यहाँ पर खरीदारी के बेहतर मौके हो सकते हैं। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स हमने डिजिटल गोल्ड का तो आप हमें बता ही रही थी कि वहां पर डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन अगर हम सिल्वर देखें, उसके प्राइसेस देखें और डिमांड देखें तो वहां पर क्या क्यूज है? सिल्वर में हमने देखा है पिछले 2 महीने में जो प्राइसेस में रन अप आया है फ्रॉम 56,000 टू 70,000, ये ऑलमोस्ट जो 15-20% का रन अप आया है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रीस्टॉकिंग डिमांड थी बहुत ही स्ट्रांग थी, एंड होलसेलर जिस तरह से रीस्टॉक कर रहे थे इंडिया में और इंटरनेशनली हम देख रहे थे कि LBM में और कॉमेक्स के वेयर हाउसेस में हर तरह से काफी स्ट्रांग डिमांड आ रही थी जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही थी। इनफैक्ट इंडिया में भी हमने देखा है कि काफी अच्छी सेल्स ज्वेलर्स के वहां रही है, काफी लोगों ने फिजिकल बाइंग की है, डिजिटल सिल्वर में लोग बाय कर रहे हैं, तो फिजिकल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि प्राइसेस ने बहुत बड़ा रन अप दिखाया है। तो जो ये प्रॉफिट बुकिंग आती है अगर 68,000 के आसपास अगर थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बाइंग करना चाहिए। मुझे भी लगता है यहाँ से जो टारगेट है 2023 में हम देख सकते हैं कि 80,000 एंड 85,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं।
ऑलराइट, यानी कि 80,000 तक तो यहाँ पर बहुत कंजर्वेटिवली माना जा रहा है कि चांदी की हम बढ़ते हुए यहाँ पर देखेंगे। नवनीत, जब ये जब पिछला साल हमने बनता हुआ देखा, चलता हुआ देखा, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर सोना खरीदारी करने की बात करनी शुरू करी। ये फर्स्ट हाफ के बाद हमने आता हुआ देखा, और अगर आप 2022 का रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लें तो क्लियरली सभी एसेट क्लासेस को यहाँ पर सोने ने आउट परफॉर्म किया है। बाकी सब चीजें बहुत ही नेगेटिव में है और सोना यहाँ पर स्लाइटली इन द पॉजिटिव रहा, तो इन दैट सेंस पोर्टफोलियो में काम भी किया। क्या 2023 की शुरुआत भी कुछ इन्हीं स्तरों पर हो रही है? 2000 की स्टार्ट तो फ्लाइंग हुई और 5 दिनों में हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों में थोड़ी बहुत बढ़त देखने मिल रही है, बट लार्जली आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में इंक्रीमेंटल गेन थोड़े से रुकेंगे यहाँ से, और करीब करीब आपको 7-8% के आसपास के गेन यानी 58,000 से 60,000 के रेंज में गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। बट अगर हम सिल्वर की बात करें तो अपवर्ड्स ऑफ 85,000 के टारगेट आ रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट के टारगेट लगभग 80,000 के प्लस ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंक्रीमेंटल गेन्स चांदी में ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा क्विकर मिलेंगे। और अगर आप पिछले साल का रिकैप करें तो पिछले पूरे 11 महीने में चांदी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक महीने में करीब करीब 17% के आसपास का रिटर्न दिया। तो चांदी की चाल वैसी है, इट कैन बी वेरी साइडवेज कंसोलिडेटेड करेक्टिंग फॉर मे बी 2 क्वार्टर्स, बट जब मोमेंटम आएगा उसमें तो काफी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो मेरा बेट चांदी पर रहेगा 2023 के लिए। ऑलराइट, तो चांदी पर हम सभी की नजर है। आपके पोर्टफोलियो को अगर वो सिल्वर लाइनिंग चाहिए तो सिल्वर उसमें होना जरूरी भी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। रनिशा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी में डिस्कशन में पार्ट टेक करने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर बात करेंगे कच्चे तेल की और गैस की, क्योंकि यहाँ पर काफी उठापटक है। अगले हफ्ते के लिए क्या क्यूज निकल के आ सकते हैं, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुणाल, एक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे आपका व्यू जरूर लेना चाहेंगे। बहुत समय तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है, लेकिन जिस तरह की गिरावट और जिस तरह की शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप और कितना इंडिकेटिव है ये ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से? जी, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक यू ब्रॉट इन राइट नाउ। लास्ट 4 दिन से विदाउट एनी वॉल्यूम जो हम चेन देख रहे हैं बाल्टिक इंडेक्स में, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। सो ओपन हाई लो क्लोज सेम है और कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट इंडिकेटर राइट नाउ टू थिंक दैट इट इज क्रैश। सो आई थिंक मे बी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल सी द ट्रेड रिज्यूमिंग। मेरा व्यू शिपिंग को लेके बुलिश है। आई एम वेरी बुलिश ऑन द शिपिंग सेक्टर, और ये विद चाइना रीओपनिंग इट्स इकोनॉमी, it's going to be very bullish for the dry bulk segment going forward. जो टैंकर सेगमेंट है, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में है, कल हमने देखा पुतिन साहब ने कहा 2-3 दिन के लिए सीज फायर, ऐसा कोई अगर मूव आता है रशिया की ओर से, सो जो पूरी शिपिंग की तेजी है, इसका जो रूट कॉस्ट था दैट इज बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल कंसर्न, और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे जो रूट से शिपिंग के वो चेंज हो गए। सो अगर ये सीज फायर होता है तो टैंकर इंडेक्स, डर्टी टैंकर और क्लीन टैंकर, ये दोनों में आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर इज अ स्कैरसिटी, द सप्लाई साइड बहुत टाइट है। एक ही चीज है जो शिपिंग के लिए नेगेटिव है कि ग्लोबल ट्रेड फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा श्रिंक होने वाला है, ये नेगेटिव है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइक्लिकल फिनोमिनन। स्ट्रक्चरल शिपिंग सेक्टर तेजी में है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शिपिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। ओके नवनीत, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ कुणाल ने जो कहा कि शिपिंग सेक्टर यहाँ पर तेजी में रह सकता है, उसका कितना फायदा या उसका फायदा आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में आगे जाके आता हुआ देखते हैं? अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात हो रही तो हमने उसको करीब करीब $1,000 से $6,000 तक जाते हुए देखा, और 6,000 से क्रैश होते हुए फिर से $1,000-1,500 की रेंज में देख रहे हैं। और जैसे कुणाल ने बताया, थिन वॉल्यूम्स के साथ लिक्विडिटी नहीं है और उसके बावजूद हम प्राइस में करेक्शन देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट मच टू रीड अबाउट। बट रहा सवाल क्रूड ऑयल का, तो हमने लास्ट कुछ दिनों में क्रूड ऑयल को एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होते हुए देखा। $70 और $77 ये रेंज में WTI ट्रेड हो रहा है, ब्रेंट में करीब $80-82 के रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। मेरा मानना यह है कि काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए हैं प्राइसेस के अंदर, और यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कुछ खास नहीं है। इफ चाइना की तरफ से जो रीओपनिंग की बात हो रही है वो पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और ओपेक अपना प्रोडक्शन कट मेंटेन करता है, और 4 फरवरी के बाद जो मीटिंग है उसमें भी जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव रहता है अगर ओपेक की तरफ से, तो मेरे हिसाब से एक नीजर रिएक्शन या करेक्शन के बाद में फिर से एक न्यू पॉजिटिव मोमेंटम हमको क्रूड ऑयल प्राइस में देखने मिल सकता है। तो अंदर लोअर साइड $75 के आसपास या $72 के आसपास आपको ब्रेंट देखने मिल सकता है, बट लार्जली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी $95 के ऊपर हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। ऑलराइट, तो 75 to 95 क्रूड ऑयल यहाँ पर रह सकता है। अजय, एक और बात जो अब एक न्यू मैप हम बनता हुआ देख रहे हैं कि जहां तक सप्लाई की बात है वो तो रशिया, यूएस और ओपेक को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही डिमांड की बात आती है हम चाइना को यहाँ पर फॉलो करते हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को और क्या एक बैलेंस बनता हुआ दिखेगा?
देखिए हिस्टोरिकली भी देखें तो चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है सभी कमोडिटी और जिस ढंग से पिछले 6-8 महीने से अंडर हम बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन रहा है और गवर्नमेंट भी जिस ढंग से रेट्स के अंदर या स्टिमुलस दे रही है तो कहीं ना कहीं एक होप है चाइना एक तरह का लीडर रहता है तो इसलिए हम लोग डिमांड के लिए चाइना की तरफ देखते हैं और सेकेंडली ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन फियर है तो आई थिंक लीडर जो रहेगा 23 का वो पहले चाइना रहेगा एंड उसके बाद फिर वेस्टर्न कंट्री से डिमांड निकलेगी बट वहीं दूसरी ओर यूएस पे भी नजर रखना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा यूएस से जो स्टेटमेंट आया 2023 के अंदर दे विल बी एक्टिंग एज अ नेट एक्सपोर्टर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है या ऑयल एंड गैस के अंदर जो कैपेक्स है वो यूएस जरूर बढ़ानी चाहिए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो यूएस साइड से बढ़ेगा तो आई थिंक के जो हायर साइड में सबका एक बिलीव है कि $95-100 तक एक बार दिखा सकता है आई डाउट बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही तो डिमांड जरूर बढ़ेगी बट क्रूड ऑयल अगर लोअर लेवल्स पे या करंट लेवल पे थोड़ा बहुत रहता है तो विच विल बी बेनिफिशियल तो अपसाइड मुझे रियली ज्यादा बड़ा तेजी नहीं लग रहा बिकॉज एक तरफ रिसेशन फियर की वजह से डिमांड में थोड़ा डेट है दूसरी ओर चाइना कोशिश जरूर करी बट ऑन दी अदर साइड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी लेट्स सी अभी ओपेक उसके अंदर क्या आगे लाइन अप करके चलता है बट आई थिंक 92 इज ऑलरेडी हमने जो देखा था वो एक हाइप हो सकता है उसके बियॉन्ड नहीं चाइना से डेफिनेटली न्यू ईयर हॉलीडे पे जाने से पहले थोड़ा बहुत डिमांड है उसके बाद एक सिलेक्ट वापस हम चाइना से भी देख पाएंगे राइट गैस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि पहला हफ्ता यहाँ पर काफी चौंकाने वाला रहा है जिस तरह से 10% की गिरावट 5% की तेजी फिर 10% की गिरावट पिछले 3 दिन इस तरह से यहाँ पर काम किया है आज ऑफ कोर्स जिस तरह से हफ्ते की एंड है कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिली है आप तीनों से ही जानना चाहेंगे गैस में क्या लगता है कुणाल आपसे शुरुआत कर लेते हैं जी गैस में फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो एक तो विंटर कम हुआ है यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है गैस बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन इश्यू सो एक कमजोर विंटर और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से कल भी पुतिन साहब का स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन का अगर सीज फायर होता है सो अगर आप यूरोपियन गैस भी देखेंगे तो यूरोपियन गैस भी ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से तकरीबन 600 वाला 150 वहां पे भी हो गया है सो बहुत ही बड़ा मंदी का एक दौर चालू हो गया है गैस में कोई ट्रिगर नहीं है अपसाइड के लिए अंटिल कोई बहुत ज्यादा विंटर डिमांड आ जाती है या ये जियोपॉलिटिकल इश्यू फिर से एस्केलेट होते हैं तो मुझे तो फिलहाल कोई मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है कंसोलिडेट करेगा थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जा सकता है 290-285 तक जा सकता है बट तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है यानी 300 के स्तर यहाँ पर टूटते हुए नजर आते हैं नवनीत ओवरसोल्ड है या खरीदारी वापस लौटेगी पूरी तरह से गैस में से गैस फिजल आउट होते हुए नजर आ रही है और लगता है कि जो फॉल हमने देखा है काफी निवेशक इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि अपसाइड में भी जो मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रांग था और डाउनसाइड में भी जो फॉल है काफी स्ट्रांग है बट रहा सवाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का तो ये बेसिकली एक लॉन्ग शॉट होगा अगर फंडामेंटल पे इसको जज करेंगे फिलहाल हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो 280-290 के बीच में काफी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा और वहां पर एक रिवर्सल या पॉसिबली टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे जहाँ पे एक बाइंग इमर्ज होगी और 50 से 60 रुपए का आपको वहां से बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो प्राइस को फिर से 350 रुपए के आसपास ले जा सकता है फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही मेंटेन करना चाहूंगा मीडियम टर्म की अवधि में क्या होगा वो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है फंडामेंटल्स माइट चेंज वेरी सून तो दिस इज द कॉल 280 से लेके 350 ये रेंज में आपको गैस कुछ दिनों में ट्रेड करता हूँ देखिए ऑलराइट अजय आप कैसे देखते हैं नहीं मुझे लगता है नेचुरल गैस में 2023 काफी पॉजिटिव रहना चाहिए जिस तरह से अपने कोल के प्राइजेस और क्रूड के प्राइसेस भी अगर करंट लेवल से थोड़ा सा अगर 80-85 का भी हाई पकड़ते तो उससे कंपैरेटिव में गैस काफी चीप रहेगी सेकेंडली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने यूरोप में और रशिया के बीच में देखा तो आई थिंक अगर ये रिजॉल्व भी हो जाता है तो जो डिपेंडेंसी यूरोप ने रशिया के ऊपर दिखाई है वो गलती वापस नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स को जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी तो यूएस के पास भी जो गैस का एक्सपोर्ट है वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद के प्रोडक्शन खुद का कंजम्पशन और यूरोप को भी पूरा दे पाए तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगी तो आई थिंक ये 20-22 जनवरी तक मार्केट थोड़ा स्लगिश और नेगेटिव रह सकता है बट जैसे हम फरवरी मार्च में एंटर करेंगे बिकॉज इस बार हमारी इन्वेंट्री अगर यूरोप की इन्वेंट्री बात करें तो वो डेफिनेटली 5 साल के एवरेज के ऊपर है दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस करेक्शन बट 23-24 की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्टेजेस का कंसर्न जरूर रहेगा तो आई थिंक मिड ऑफ ईयर तक की बात करें तो काफी अच्छी रैली आ जाएगी बट इमीडिएट की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर मुझे लगता है 290 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा ऊपर में 370-360 का जोन हम लोग देख पाएंगे मैक्सिमम बट अब मार्केट में बड़ी गिरावट यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते से
ऑलराइट, सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन एक बार 300 का स्तर यहाँ पर टूट सकता है नीचे में, तो उस पर आपको नजर रखनी होगी। करंट लेवल्स भी शायद खरीदारी के लिए यहाँ पर बेहतरीन नहीं है। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया अजय, नवनीत, कुणाल साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से सभी कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।